अब शेयर बाजार एक अहम मोड़ पर खड़ा हो गया है। बम्पर तेजी तो नहीं आई, लेकिन बम्पर गिरावट थम जरूर गई है। निफ्टी लगातार 8वें दिन बढ़त पर बंद हुआ है। अब इसका श्रेय चाहे आप जीएसटी रिटर्न को दें, या फिर ट्रम्प टेंट्रम में नरमी को दें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बाजार में अब इससे ज्यादा गिरावट की गुंजाइश ही नहीं बची थी। वजह चाहे जो हो, लेकिन अगर गिरावट का डर वाकई खत्म हो गया है तो आप निवेशक क्या करें। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बातचीत की, तो उनमें से कई अभी भी काफी सहमे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, अब क्यों सहम रहे हैं, सारी चीजें तो खत्म हो गई। तो उन्हें लगता है कि बाजार में तेजी के दिन फिलहाल तो लद गए, क्योंकि गिरावट भी उन्होंने अच्छी खासी देखी है, तो डर स्वाभाविक सा है। तो उन लोगों से जो बातचीत हुआ तो मेरा 3 मोटे मोटे सवाल हैं उनके मन में। पहला, कि अब यहां से बाजार में अगले 1 से 2 साल के भीतर 10% प्लस यानी डबल डिजिट रिटर्न मिलेगा क्या? अगर हां तो कम से कम कितना मिलेगा? दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रंप की नरमी के बावजूद बाजार में वो वाली बम्पर तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही है? और तीसरा सवाल यह है कि जीएसटी रिफॉर्म जितना बड़ा हुआ, बाजार में उतना बड़ा असर दिखा नहीं। यह असर आखिर कब दिखेगा? तो आज आवाज अड्डा में इन्हीं 3 मुद्दों पर फोकस करेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन पैनल है मार्केट से जुड़े हुए। मार्केट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, एनसीडी कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं, पीएमएस जीएम फाइनेंशियल के एमडी आशीष चतुर्मोता कुछ देर में जुड़ेंगे, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। इस बार मैंने सोचा शुरुआत में अनुराग सिंह साहब आपसे करूं मैं, कि अब जो मैं देख रहा था पिछले करीब 8 सेशन में निफ्टी रुका हुआ है, पॉजिटिव बंद हुआ लगातार। तो पहले भी लोग सवाल पूछ रहे थे, तो पहले कई सारे इफ एंड बट्स होते थे, लेकिन अब सवाल सीधा सा आपके पास लेकर आऊंगा कि क्या हम यहां से बाजार से डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद करें क्या? लक्ष्मण जी, पहले ये हमें डिसाइड करना होगा कि ये कौन इन्वेस्टर पूछ रहा है सवाल। एक हमारा एसआईपी इन्वेस्टर है और एक हमारा मार्केट का ट्रेडर है, और कुछ वो हैं जो साइड में फिर स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी रन करते हैं और स्टॉक से निकलते रहते हैं। मार्केट लेवल पे लक्ष्मण जी अगर आप सवाल करें तो ब्रॉड लेवल पे लक्ष्मण मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट्स कभी गलत नहीं होते, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही गलत होती हैं। तो वी हैव टू अलाइन आवर एक्सपेक्टेशंस टू रियलिटी। आपका सवाल है 10% प्लस रिटर्न्स बनेंगे अगले 2 साल में, मेरे पास उसका आंसर नहीं है, क्योंकि 2 साल का प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूं। व्हाट आई कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट इज के, और ये मैंने 2021 में आर्टिकल्स जब से मैं लिख रहा हूं एक मेजर अखबार के लिए, तब से मैं ये पॉइंट कर रहा हूं कि 2021 से 30 के बीच में एवरेज रिटर्न इन्वेस्टर का 10% बनेगा, 10%। उसके पीछे 2-3 कारण थे, वो सब वेल नोन है। हमारी नॉमिनल ग्रोथ भी कम हो रही है तो इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, और इन्फ्लेशन कम होता है तो वो नॉमिनल रिटर्न आपको लगते हैं कम मिले, उतने कम होते नहीं है, क्योंकि रियल रिटर्न्स फिर भी 4 से 5% होता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि नॉमिनल रिटर्न्स कम होंगे तो कम होगा। तो सीधा सीधा आंसर ये है लक्ष्मण जी कि मैं डिकेड का तो बता सकता हूं कि करीब 10% या 10 से थोड़ा कम, 9 से 10 के बीच में आ सकता है रिटर्न्स। अगले 2 साल में ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बड़ी अलग फोर्सेस प्ले करती हैं। नेगेटिव होना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में फ्लोज काफी स्ट्रांग है। आपने बोला कि लोग सहमे हुए हैं, लेकिन अभी सहमे हुए दिख नहीं रहे मार्केट में, क्योंकि एसआईपी फ्लोज बराबर चल रहे हैं। लेकिन हाई लेवल पे आपका आंसर ये है कि आई थिंक हमने इंडियन इन्वेस्टर्स, देखिए निराश इन्वेस्टर्स इस समय इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको एक स्टोरी जो सेल की गई है वो एक्सपेक्टेशंस कहीं अलग हैं। और इनफैक्ट मैं इट्स अ कमेंडेबल जॉब, कभी बड़े नामी गिरामी फंड मैनेजर्स जो हैं वो सही बात कह रहे हैं, और आई रेस्पेक्ट सम ऑफ द नेम्स एंड दे आर ऑल सेइंग कि मार्केट में देखिए 10 ही एक्सपेक्ट कीजिए।
लेकिन वो बात ये थोड़ा सा एक गोल मटोल करके कहते हैं उसी बात को, लेकिन उसके आसपास का जो पेरिफेरी सिस्टम है विच इज ब्रोकर्स एंड अदर नेटवर्क, वो आपको 15, 16, 17 की बातें कर देता है। तो मार्केट में सब कुछ आपके सामने है, रिटर्न्स सही भी हैं और इंडस्ट्री के लीडर्स बराबर आपको वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन शुड बी अराउंड 10%, तो फिर आप निराश नहीं होंगे। तो मार्केट्स मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट एग्जैक्टली सही परफॉर्म कर रहे हैं जैसा मार्केट्स को करना चाहिए। आप अगर निराश हो रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं गलत हिंज्ड है। राइट वॉइसेस को सुनिए, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको मत सुनिए। तो कुल मिला के तो ये आंसर है इसमें लक्ष्मण जी एक आपका कि लाइन आई वुड से अगले 2 साल हैविंग सेड दिस, चलिए फिर भी एक पंट लेते हैं, अगले 2 साल में 10-10% प्लस के रिटर्न्स बनेगी, मुझे नहीं लगता लक्ष्मण जी, बहुत मुश्किल है। एफडी से लो बहुत रिटर्न आने की मुश्किल है। गुंजाइश है। ठीक है। अब ठीक है, मैंने कह दिया है, हैविंग सेड दिस, अनप्रेडिक्टेबल होता है हमेशा मार्केट्स, बट आई डोंट बिलीव इट। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि ठीक। आप मार्केट में एंटर कीजिए और एग्जिट कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नहीं नहीं, आपको वो बने रहना है उस पर। अपनी स्ट्रैटेजी पर, हाँ लेकिन हाँ। आपको कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो फिर आपको 2 साल का रिटर्न पूछना भी नहीं चाहिए। ठीक है, 2 साल का रिटर्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपने पूरे डिकेड का भी रिटर्न बताया कि 10% प्लस हो जाए वही बहुत है। 10%, 10 माइनस ही होने की संभावना आपको दिख रही है यहाँ पे। 9 to 10। 9 to 10। आप में से कौन लोग हैं, आशीष चतुर्मोता साहब भी जुड़ ही गए हैं, पंकज जैन साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुनील सुवर्णम साहब भी हैं। आप में से तीनों में से कौन लोग हैं जो अनुराग जी की बातों से सहमत नहीं है? सुनील सुवर्णम साहब सहमत नहीं है, मुझे लग रहा था। सुनील साहब क्यों नहीं सहमत हैं आप? सिंपल सी बात है ना कि देखिए कि जो चीज हम देख रहे हैं, 1 साल का रिटर्न खराब रहा है पिछले 1 साल का, मगर 2 साल का रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में 25% है। निफ्टी की बात करें दैट मीन्स रफली 10%। तो क्या है कि इसमें इन 2 सालों में चीज क्या हुआ है, इन 2 सालों में एफआईएस ने कंटिन्यूसली बेचा है इंडियन स्टॉक्स में। एक आध महीने में अंदर आए थे, मगर ज्यादातर आप देखें तो उनकी भयंकर सेलिंग थी। और ये जो रिटर्न बना है वो खाली डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की बलबूते पे हुआ है। और इन 2 सालों में देखिए, लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में थोड़ी नाराजगी थी कि जीडीपी घट गया, फिर बीच में इंडो पाक वॉर आया था, फिर टैरिफ की झंझट आई, इसके बावजूद कि हमारी डोमेस्टिक फ्लोस कांस्टेंट रही है। अब मेरा मानना है कि एफआईआईस 2 साल से 3-4 कारण है, उनमें सबसे अहम कारण उनका नहीं आना इस वैल्यूएशन के, क्योंकि उन्हें चीन या साउथ कोरिया मार्केट में एक प्राइस टू ग्रोथ रेशियो में देखा, तो कि अभी देखिए 5 ईयर लॉन्ग टर्म हमारी एवरेज से नीचे आ गया है वैल्यूएशन। अभी बाकी देशों के माफिक महंगाई है, मगर हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज 5 इयर्स की देखे उसके नीचे आ गया है। यानी ये जो हलचल मची है मार्केट है, उससे वैल्यूएशन थोड़ी सुधार हो रही है। अब एफआईएस का मेन कारण 2 चीज है मेरे मानना है, अनुराग सिंह इसको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं देख लेंगे। एक है हमारी वैल्यूएशन, क्योंकि उन्होंने खाली हमारी ये 6.5-7% की ग्रोथ को नहीं डिस्काउंट किया था, उन्होंने अगले साल, उसके अगले साल ये शायद 8, फिर 9, फिर 10 पहुंचेगी, वो लॉन्ग टर्म स्टोरी को उन्होंने खरीदा है, जहां पे ये टैरिफ वाली बात आकर उस लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे थोड़ा दाग डाला है। शॉर्ट टर्म में हम प्रोटेक्शन इसी वैसे जीएसटी कार्ड, रुपी डिप्रिसिएशन से करवा सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ये सब कि अब अक्टूबर से ही देखिए थोड़ा आपको वैल्यूएशन में और एक कंफर्ट मिलेगी, क्योंकि मार्केट अगले साल की डिस्काउंटिंग करेगी, और भले ही 9% उठा के लीजिए नॉर्मल जीडीपी, क्योंकि इन्फ्लेशन घट रहा है, तो एक 9% का करेक्शन वैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली आपको अक्टूबर के बाद धीरे धीरे उस क्वार्टर में आ जाएगा, फैक्टरिंग 1 ईयर फॉरवर्ड पी में। तो मेरा मानना है कि एफआईएस को इतनी अच्छी खबरें डोमेस्टिकली आई है, उसके बावजूद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये टैरिफ वाली झंझट। आपने बताया अभी कि ट्रंप की जो एक्शंस है उनमें थोड़ी नरमी दिख रही है। अगर ये फॉलो थ्रू हो गया, और पीयूष गोयल भी कह रहे हैं कि शायद नवंबर से शायद एटलीस्ट इंटरिम ट्रेड डील होता है, अगर ये टैरिफ में कुछ भी राहत मिलता है हमें, तो जरूर एफआईएस की वापसी आएगी। तो उस डोमेस्टिक कांस्टेंट फ्लो के ऊपर थोड़ा भी एफआईआई की फ्लोज पॉजिटिव टर्न हो गए तो मार्केट भाग सकती है। तो मेरा मानना है कि इंडिया में अभी तक मेरे को कोई नेगेटिव खबर तो सामने नहीं दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिस्कल मेजर्स भी टैक्स और जीएसटी कट से किया है, आरबीआई ने फुली सपोर्ट किया है, मॉनसून भगवान ने भी सपोर्ट किया है। तो इस हालत में मुझे जीडीपी ग्रोथ तो 9-10 है, मगर कॉर्पोरेट्स का डेफिनेटली इससे बेहतर अर्निंग्स होनी चाहिए इन द नॉर्मल कोर्स। तो अगर वो होता है और एफआईएस भी वापस आते हैं,
तो मुझे 2 साल में 10% आपने बहुत एक सही टारगेट रखा है। अगर आप 15-20 पूछते हैं तो मैं भी अनुराग सिंह के साथ ही हूं कि 15-20 तो नहीं होगा, मगर 10% तो मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि और 1 साल के लिए एफआईएस हमारे मार्केट से दूर रहेंगे, ये नामुमकिन है। मुझे जैसे स्थिति बदलते हुए दिख रही है, जरूर एक ना एक दिन एफआईएस की वापसी होगी, और जब वो होगी मार्केट ठीक। उस महीने से एक उछाल दिखाएगी। तो तब 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे जरूर मेरे लिए 10% एनुअलाइज रिटर्न तो आसानी से बन सकता है, उससे मेरी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि अगर आप उसको 15-20 में लेके जाए, वो तो डेफिनेटली 2 साल में मुश्किल है। हाँ ठीक है, तो दो फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि 10% या 10% प्लस रिटर्न आएंगे। एक तो एफआई आज न कल हमारे पास आएगा, भरोसा है आपको। दूसरा कि जिस तरह के रिफॉर्म किए गए हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर असर पड़ेगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेहतर होंगे तो वो भी एक रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा। इस दोनों जो आपके फैक्टर हैं, उन दोनों फैक्टर को अनुराग सिंह साहब क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसके पास आऊंगा, लेकिन बाकी दो मेहमानों को भी जोड़ लेता हूँ। आशीष चतुर्मोता साहब, आपका स्वागत हमारे शो में। हम लोग शो में चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहला सवाल लेके ये गए कि अभी जो बाजार के हालात हैं, आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में 10% प्लस डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है? ये संभव है कि नहीं संभव है? संभव है तो क्यों, नहीं संभव है तो क्यों? तो लक्ष्मण जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरी विशेष। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाजार को हमने देखा है कि बहुत जितना ज्यादा आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, उतनी आपकी जो संभावनाएं हैं वो गलत होती हुई नजर आती है। तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन के बजाय मैं समझता हूं कि आपको बाजार को फॉलो करना है, और फॉलो करने के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे, जहां पर पे हमने देखा है कि जीडीपी का जो नंबर है वो 7.8% आया। जीएसटी कलेक्शंस जरूर थोड़े कंसर्निंग है, क्योंकि उसका रीजन बहुत सिंपल है। जब आपकी इन्फ्लेशन लो डिजिट पे आ चुके हैं तो ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है, और जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शंस में भी उसका इंपैक्ट दिखना शुरू हुआ है। बट जिस तरह से कंजम्पशन के ऊपर बाजार ने, गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.25 साल में फोकस किया है, ये सिर्फ जीएसटी के रिफॉर्म्स नहीं, पर जिस तरह से बजट के अंदर में टैक्स ऑफ दिया है, साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरह से अभी जो 9 से 12 महीने के अंदर में 6 स्टेट इलेक्शंस आएंगे, वहां पर पे भी आप देखेंगे काफी सारी ऐसी योजनाएं आएंगी जो कि कंजम्पशन को फेवर करेंगी। और साथ ही साथ जिस तरह से 6th पे कमीशन की जो के कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हाथ में जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ेगा। इस सब का बेनिफिट कहीं ना कहीं कंजम्पशन की इकोनॉमी में देखने को नजर आएगा। और इंडिया जो है वो एक तरीके का कंजम्पशन फोकस्ड इकोनॉमी रहा है। पिछले 4-5 सालों में जरूर हमारा फोकस बहुत ज्यादा केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग पे रहा, जो कि अभी भी बना हुआ है। बट कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्टोरी थी कंजम्पशन की, वो पिछले 5 साल में फीकी पड़ी थी, क्योंकि रूरल कंजम्पशन वीक था, अर्बन कंजम्पशन वीक था। बट अब हमें लगता है कि जैसे कि मानसून बेटर होंगे और जिस तरह की कंजम्पशन बूस्ट लिए जा रहे हैं, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी के अंदर में देखने को नजर आएगा। और आप देखिए कॉर्पोरेट्स ने किस तरह से इस बार जीएसटी का पूरा जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पूरी तरह देने का फैसला लिया, और बार बार अपने जो इंडिकेशन है उस डायरेक्शन में लेके गए। तो मेरा ये मानना है कि इसकी वजह से आपको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। और आप हमें ये भी समझना है कि पिछले 6-7 महीनों में बाजार डल रहा है, और इस ड्यूरेशन में आपने यूएस मार्केट देखा, चाइना मार्केट देखा, आपने यूरोपियन मार्केट देखा, सभी में बड़ी तेजी हुई। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा चुका है, और जिसको हम कहते हैं मीन टू रिवर्जन। इस मीन टू रिवर्जन के चलते मुझे लगता है कि एक अच्छी पॉजिटिव मूव जो है वो बनने की संभावना काफी अच्छी बनती है आने वाले 6 महीने से 2 साल के अंदर में। दूसरी बात, हमें ये भी देखना है कि प्राइवेट डेट टू जीडीपी का लेवल अगर से आप देखें तो इंडिया सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी है। आप देखिए चाइना की जो पूरी ग्रोथ है वो आज कहीं ना कहीं डेट ड्रिवन है, यूएस में डेट बहुत हैवी है, इंडिया के अंदर में वो डेट के लेवल्स कम है। तो मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इसको किसी ना किसी पॉइंट पे पॉजिटिवली लेंगे। तो मैं टिल्टेड हूंगा ये कहने के लिए कि 10% के रिटर्न या उससे थोड़े बेटर रिटर्न बनने की संभावना बनी रह सकती है। पर जैसे मैंने कहा, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, आपको सिर्फ उसके डेटा को क्लोजली वॉच करना है और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को राइट करना है। तो मैं नोट डाउन कर रहा था आपके दो फैक्टर, एक तो कंजम्पशन, एक बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं, दूसरा प्राइवेट डेट टू जीडीपी रेशियो, वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, और बाकी फैक्टर आपने सपोर्टिंग फैक्टर बताए। पंकज जैन साहब, तीनों लोगों के आपने लॉजिक सुन लिए, आप किनकी तरफ हैं? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो लक्ष्मण जी, बाय एंड ऑफ द डे देखो, आई एम ऑप्टिमिस्टिक फेलो, और अगर हम रेफरेंस पॉइंट आज की मार्केट माने
कि फ्रॉम टुडेज काइंड ऑफ मार्केट सिनेरियो, जो आज के दिन मार्केट की वैल्यूएशंस है, यहां से जो एक हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली हमारी मार्केट्स में हमारे इन्वेस्टर्स को फ्रॉम करंट सिनेरियो काफी फेवरेबल है। और क्या अगले 2 वर्ष में डबल डिजिट रिटर्न्स आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, आई थिंक एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म में कहना मुश्किल है, बट आई थिंक सिनेरियो एनकरेजिंग है। और जो 2-3 जो बड़े कारण हैं जो हमारी मार्केट्स एक कैचअप गेम नहीं कर पा रही विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट्स, अगर हम पिछले 8-9 महीने की बात करें या वर्ष 2025 की बात करें, आई थिंक यूएस का S&P इंडेक्स, जर्मन का इंडेक्स, निकाई, शंघाई, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड अबाउट 15 to 16% इन दिस पीरियड, और हमारा मार्केट सेट 3 या 4%। तो एक उसके कारण भी है, ठीक है। आई स्टिल बिलीव कि एक लॉट ऑफ कैचिंग अप गेम हमारी मार्केट्स में होना चाहिए। उसका कारण क्या बनता है? क्या जो एक ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम्स हैं उसमें कुछ एक ढीलापन आता है, वेदर दैट कुड बी अ ट्रिगर। FIs हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट सेलर, पिछले 8-9 महीने में भी आई थिंक 1.25 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ का माल वो बेच चुके हैं। सो कहीं ना कहीं दिस हैज बीन द बिगर डैम्पनर, जो FIs की कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। ठीक है, उसके अगेन कारण है जिस तरह के क्वार्टर पिछले 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक दे बीन वेरी एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अगले 2-3 क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर 2 भी कोई ऐसा कारण नहीं है कि बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, बट क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 फ्रॉम द काइंड ऑफ एक्टिविटीज या काइंड ऑफ डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन, तो मेरे को लगता है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में एक इंकरेजिंग ग्रीन शूट्स, अच्छे ग्रीन शूट्स देखने को मिलने चाहिए। और जिस तरह की कमेंट्री अब यूएस से आ रही है, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन से आ रही है, वहां के पीपल इन पावर से आ रही है, मेरे को लगता है सूनर देन लेटर देयर कुड बी सम काइंड ऑफ वर्किंग एग्रीमेंट, एक इनिशियल ग्रीन शू एग्रीमेंट हो सकता है, एंड दैट कुड रियली जो एक इनिशियल पार्ट ऑफ प्रोपेलिंग हमारी मार्केट्स में हो सकती है। सो इन सब चीजों को मद्देनजर रखें और ये मान के चलें कि आने वाले क्वार्टर्स रिजल्ट वाइज यहां से बेहतरीन हो सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि काफी एनकरेजिंग मार्केट्स हो सकती हैं। इसमें 1-2 चीज और मैं कहना चाहूंगा, ऑन अ ब्रॉडर बेस हो सकता है हमारी मार्केट ने, अगर हम पिछले 10 मिनट की बात करें, 2-3% का या 4% का रिजल्ट दिया होगा, बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ सेक्टर चर्निंग, काफी सेक्टर चर्निंग है, काफी स्टॉक चर्निंग है। सो उस डायनेमिज्म को भी आई थिंक जो इन्वेस्टर्स को हैगा या फंड मैनेजर्स को है, काफी एक्टिवली देखना पड़ेगा, और डेट मार्केट इटसेल्फ विल प्ले अ बिग रोल। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, आई थिंक काफी दिग्गज लोगों ने बार बार दोहराया भी है कि वी आर इनटू अ ईरा ऑफ सबड्यूड रिटर्न। जो आज से 3-4 साल तक हमें रिटर्न मिले हैं +15 क्लोजर टू 20% काइंड ऑफ रिटर्न, आई थिंक उसको एक रीसेंट हिस्ट्री मान के हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी उनको मेलो डाउन करना पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी कुड हैव रिटर्न्स क्लोजर टू 10% प्लस काइंड ऑफ थिंग, डबल डिजिट रिटर्न्स आ सकते हैं, उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह है, बट डेफिनेटली मैं उस कैंप में हूं कि यहां से रिस्क रिवार्ड सिनेरियो में रिवार्ड के चांसेस काफी बेहतरीन है, बजाय रिस्क काफी लिमिटेड है। तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर निकल कर आए। एक तो FIs का वापस आने का भरोसा है, सुनील सुवर्णम साहब को, आशीष चतुर्मोता साहब को कंजम्पशन बढ़ने का भरोसा है, पंकज जैन साहब कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दिन सब शांत होकर बैठ गए, अब तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इन सारे फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं अनुराग जी? लक्ष्मण जी, देखिए काफी चर्चा हुई, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं सिर्फ 2 पॉइंट कहना अच्छा, बाकी तीनों मेहमानों को बता दूं कि अगर किन्हीं को लगता है कि अनुराग जी के बातों को बीच में हमें कुछ ऐड करना है, कुछ असहमति हो, तो बोलना शुरू कर सकते हैं, मेरे पूछने का इंतजार मत करिएगा। ठीक है। हाँ, अनुराग सिंह जी, देखिए इस चर्चा से जो हमें सुन रहे हैं वो और कुछ, और मैं तो काफी समय से लक्ष्मण जी आप सम्मान के साथ बुलाते हैं, हमेशा आता हूं, और कुछ समझे ना समझे, एक चीज हर इन्वेस्टर आज जरूर समझे। ये देखिए, ये जो जीडीपी ग्रोथ का हम जो नंबर बोलते हैं 7.8%, ये टोटल मिथ्या है। ये लेट मी बी वेरी बोल्ड, ये फर्जी नंबर्स हैं। आपको नॉमिनल ग्रोथ नंबर देखना है इंडिया में, क्योंकि सरकार ने क्या कहा है, जीडीपी ग्रोथ 7.8% है रियल टर्म्स में, इन्फ्लेशन हटा के, लेकिन इन्फ्लेशन ऐड कर दे तो कितनी ग्रोथ है? 8.8%। इंडिया में क्या 1% इन्फ्लेशन चल रहा है? कौन मानता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन 1% है? मेरा सजेशन है हर लिसनर को
नॉमिनल ग्रोथ नंबर देखिए, रियल ग्रोथ नंबर इंडिया के कैलकुलेशंस डिस्टॉर्टेड हैं। ये प्रो इंडिया एंटी इंडिया का स्टैंस नहीं है, ये सब जानते हैं। थोड़ा सा अगर इस चैनल के लिसनर्स भी ध्यान दें तो अगर इंग्लिश वर्जन देखें सीएनबीसी का, तो वहां पे हर कोई ये बात करता है और दिस इज वेरी वेल नोन। समहाउ हिंदी चैनल्स पे ये बात नहीं आ पाती है, और वो उस हिसाब से, क्योंकि या इन्वेस्टर समझना नहीं चाहते हैं। प्लीज, सब कुछ आपके सामने है। तो इंडिया में ये कंपनीज जो हैं, वो प्राइजेस भी नॉमिनल लेवल पे काम करता है, तो सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ देखिए। नहीं, आप और जो इंडिया बोल रहे की हैं वो भी नॉमिनल हिंदी ग्रोथ, चैनल पे ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं हिंदी पे ही बोल रहा हूं कि अंग्रेजी चैनल सुनिए, सबको पता है। हिंदी पे हम बल्ले बल्ले करते हैं 7.8%, इंग्लिश चैनल में बोलते हैं कि ये तो वीक ग्रोथ है। हमारी ग्रोथ काफी वीक है। 8.8% नॉमिनल इज द वीकेस्ट इन 10 years काइंड ऑफ, राइट, कोविड एक्सेप्शन हटाएं तो। ना सिर्फ इतना, 2014, 15, 12, 13 से ऑनवर्ड, जब से बैंकिंग क्राइसिस भी इंडिया फेस कर रहा था। लेट्स नॉट मेक दिस पॉलिटिकल, आई डोंट वांट टू, दैट्स व्हाई मैं 2012-13 कह देता हूं, 14 कहूंगा तो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन आ जाते हैं उसके। आई डोंट वांट टू गो देयर। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तकरीबन 10% रही है, एवरेज 10%, और अब 10 की भी 9 हो गई है और 8.8 हो गई है, विच मीन्स हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है कॉन्स्टेंटली, विच इज नॉट गुड न्यूज। और ये मैं 10-12 साल का ट्रेंड बोल रहा हूं। तो प्लीज उसको देखें। और अंग्रेजी चैनल पे, हर चैनल पे बड़ी फ्रीली इस पर बात होती है, समाओ हिंदी चैनल्स पे ये ट्रांसलेट नहीं होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि इसका मतलब है कि कंपनीज की टॉप लाइन गिरेगी। इसीलिए आपने देखा कि टॉप लाइन कंपनीज की पिछले क्वार्टर करीब 7% का नंबर है ग्रोथ का, जबकि नॉमिनली 8.8%, मतलब कंपनीज प्राइस भी पास ऑन नहीं कर पा रही हैं। तो इस चीज को जरूर समझ लें कि इंडियन ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, राइट, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड ओनली सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ देखें, जीडीपी ग्रोथ नंबर जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, नॉमिनल पे देखें, रियल नंबर ना देखें। दैट्स द रियलिटी। सेकंड मिथ्या, इंडियन इकोनॉमी को टैरिफ से उतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर स्टिल अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारा जो रेमिटेंस है, मतलब जो हमारे एनआरआईज बाहर हैं, जो हर साल पैसे कुछ इंडिया में भेजते हैं, वो है $125 बिलियन साल का। और हमारा जो एफडीआई है, वो है करीब 20 बिलियन से 30 बिलियन नेट एफडीआई जो इंडिया में इन्वेस्ट होता है। मतलब क्या कि जो इंडियंस बाहर से इंडिया में पैसा भेजते हैं, इट इज 4 times दैट ऑफ द एफडीआई। कहने का मतलब ये कि इंडियन इकोनॉमी लार्जली एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो हमें, और यही गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस में दिखता है व्हेन दे आर फ्रीली सेइंग कि हम डील नहीं करेंगे यूएस से, क्योंकि आज हम डिपेंडेंट नहीं है उस पर, लेकिन उससे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का भी नुकसान होता है। और हम जी चाहे बात कर सकते हैं, मोस्टली इस पर बात जो कर रहे हैं लोग इंडिया में डिप्लोमेट्स से कर रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो इंडियन गवर्नमेंट सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस के रहे हैं, उनकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉर्चुनिटी एक कॉमन पर्सन की जाती है अगर इकोनॉमी क्लोज रहती है। जो सरकारी नौकरी में, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अल्टीमेटली बहुत सारे नैरेटिव हैं, इन्वेस्टर्स को बड़ा देखभाल के करना होगा। और एंड दैट्स व्हाई वी आर लार्जली अ डोमेस्टिक स्टोरी, बट ग्रोथ स्लो डाउन एक बैड न्यूज है। इस पर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म्स कोशिश है, लेकिन वो वैसे रिफॉर्म्स नहीं है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कम नहीं कर सकती है। तो अल्टीमेटली उन्होंने रिफॉर्म किया, लेकिन कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन तकरीबन उतना ही है जो उन्होंने एस्टिमेट किया था, विच मीन्स क्या, कि बस स्लैब्स इधर उधर हो गए, लेकिन आपसे पैसे उतने ही वसूले जाएंगे कुल मिलाकर के, राइट। तो ये लिमिटेशन है, इसको समझे। एक जो ब्रॉडर स्टोरी इंडिया में हर समय चलती है कि ग्रेट स्टोरी है, किसी भी रेट पे खरीद लीजिए और बस टिके रहिए, वो अबाउट 9 से 10% रिटर्न आपको दे पाएगी। उससे ज्यादा आपको है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलर्ट रहना होगा और सारे नैरेटिव सुनने पड़ेंगे। एक वन साइडेड नैरेटिव से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं अनुराग सिंह साहब, सॉरी, कि चूंकि मैं खुद गवर्नमेंट पॉलिसी को कवर करता हूँ, दो चीज़ों से मैं बहुत सहमत हूँ नहीं, लेकिन उस पर मैं अपनी राय बहुत डिटेल में नहीं दूंगा, चूंकि बाकी पैनलिस्ट हैं वो अपनी राय देंगे कि जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं होगा और ले दे के पैसे पेमेंट उतने ही करने पड़ेंगे। तो पता नहीं, मैं इससे बहुत सहमत हूँ नहीं, चूँकि बहुत सारे प्रोडक्ट पे या तो जीरो कर दिया गया, जिस पे 12% लगता था, 99% प्रोडक्ट पे हम 5% कर रहे हैं, तो आखिर कम तो रहा। अब लोग क्या करेंगे कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के बजाय प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो हो सकता है वहां जाके अपर सर्किट लेवल पे जाएंगे, तो वो एक हो सकता है। लेकिन ये कहना है कि जीएसटी कट करने से लोगों को फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा पता नहीं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा हो गया। एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए लक्ष्मण जी, हम तो मार्केट के लोग हैं, हम इमोशन को साइड में रखते हैं, हम नंबर्स देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में गवर्नमेंट ने
18% जीएसटी था गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस का, गवर्नमेंट ने कहा है वो 0 कर दिया हमने। पीछे की कहानी किसी ने देखी नहीं। ओपनली अगेन अंग्रेजी अखबार पढ़िए तो उनमें टोटल उसमें डेटा टोटली सामने रखा है उन्होंने। इंश्योरेंस कंपनी को इनपुट कॉस्ट को नेट ऑफ करने का बेनिफिट था, तो अबाउट 75% ऑफ द कॉस्ट को वो नेट ऑफ कर देते थे, तो वो टैक्स इंटरनली कंपनीज अपने पैसे बचा लेती थी, कस्टमर से 18% लेते थे। अब वो पूरा नेट ऑफ हटा दिया गया है, इनपुट क्रेडिट जिसको बोलते हैं। तो द रियलिटी इज द इंश्योरेंस की कॉस्ट कंपनी को वापस कस्टमर को पास ऑन करनी पड़ जाएगी। पॉसिबिलिटी इसकी है कि शायद आपके प्रीमियम्स बढ़ जाएं जीएसटी 18% हटने के बाद, कम होने की बजाय। तो ये रियलिटीज है लक्ष्मण जी, इनको देखना होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक टैक्स रियलिटी कलेक्शन में अगर सरकार का उतना ही है, बिल्कुल, तो नहीं क्या बिल्कुल नहीं, आपकी बात को मैं थोड़ा सा एक चीज रख दूं, फिर मैं पंकज जैन साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं कि आपने एक कैलकुलेशन करके रियलिटी को इमेजिन किया है। मैं फैक्ट यहाँ रख दूं कि बड़ी पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां, शायद ओरिएंटल इंश्योरेंस थी या फिर मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उस कंपनी के सीएमडी ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम जीएसटी कटने से प्रीमियम को कम करेंगे। और एक आपने इंश्योरेंस को पकड़ा, 1500 से ज़्यादा आइटम पे जीएसटी कम हुआ है। आप कार के रेट देख लीजिए, सारी कंपनियों ने 1.5 लाख से 2 लाख रुपए दाम घटाए हैं, तो क्या वो कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा? टेलीविज़न के रेट कम हुए, कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा? टूथब्रश पेस्ट के रेट कम हुए, क्या कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा? मैं इन सब पे बहुत डिटेल में बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपकी बातों का सम्मान भी करता हूं, लेकिन चूंकि मैं कवर करता हूं तो फैक्ट मैंने भी आपके सामने रखा है। पंकज जैन साहब को जोड़ना चाहते हैं? नहीं, लक्ष्मण जी, 2-3 चीजें मैं टिप्पणी करना चाहूंगा जो अभी हमारे कलीग अनुराग जी बोल रहे थे। एक तो जो अनुराग जी कह रहे थे कि हमारी इट्स क्लोज इकोनॉमी और हमारे को टैरिफ से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा सा उस पर डिफर करना चाहूंगा। आई थिंक टैरिफ्स डेफिनेटली डू प्ले अ बिग रोल, और कुछ ना हो आई थिंक उसमें एक सेंटीमेंट में बहुत बड़ा रोल आ जाता है। उसके अलावा नॉट टू फॉरगेट कि सर्विसेज इंडिया जो पिछले 25, 30, 35 साल में इंडिया की एक ग्रोथ रही है, उसमें बहुत बड़ा हाथ सर्विसेज सेक्टर का रहा है। और सर्विसेज सेक्टर में जो आईटी टेक्नोलॉजी जो सर्विस सेक्टर रहा है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स मेरे सामने नहीं है, आई थिंक वी आर एक्सपोर्टिंग मोर देन $200 बिलियन, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारा भागीदार है यूएस ही है। फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में भी अबाउट 10-15% ऑफ दैट। सो देयर आर सम सेक्टर्स जो कि बड़ी सीरियसली आई थिंक could be directly indirectly dependent on US tariffs। और उसको अगर जिस तरह की अब चर्चाएं हो रही हैं, जो आज से 2 हफ्ते पहले थी और अब हो रही है, आई थिंक एक सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो एक आज से 3-4 हफ्ते पहले माना जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं, वेदर राइट और रॉन्ग, यू नो, जिस तरह के इस टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बयान चल रहे हैं कि कहीं आईटी सेक्टर को तो किसी तरह ना हिट कर दे, कहीं हमारे सर्विसेज सेक्टर को ना हिट कर दे। इफ दैट वुड हैव बीन द केस, आई थिंक एक सीरियस डेंट, एक सीरियस पॉज हमारी मार्केट्स को मिल सकता था। अब ऐसा आभास हो रहा है आई थिंक कि आई थिंक दैट कुड बी अ थिंग ऑफ पास्ट। वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जो टैरिफ्स लग गए हैं, जो एडिशनल 25% टैरिफ लग गए हैं, आई थिंक सूनर देन लेटर, आई थिंक इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, आई थिंक दैट कुड बी रैशनलाइज्ड। और जो बाकी हमारे सर्विसेज सेक्टर हैं, आई थिंक जैसे ही हमारा छोटा मोटा समझौता होता है तो उस पर किसी भी तरह हिट की एक संभावनाएं भी दूर हो जाती है। सो आई थिंक दैट प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर हैज बीन अ बिग ड्राइवर इन आवर इकोनॉमी फॉर लास्ट 30 ईयर्स। सो उस चीज को अगर साइड में कर देंगे तो मार्केट में एक वैसे ही काफी अच्छा पॉजिटिव इमोशनल कनेक्ट आएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट किया, आई थिंक व्हाट वी शुड ट्राई टू अप्रिशिएट कि इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं गवर्नमेंट की। देयर कुड बी माइनर इरिटेंट्स जो कि इंश्योरेंस को लेके है। आई थिंक मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इवन समथिंग लाइक स्कूल नोटबुक्स, आई थिंक उन्होंने कहा है कि हमारे को इनपुट क्रेडिट वगैरह नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट वुड हैव टू रैशनलाइज फ्रॉम 0 से 5 करना पड़ेगा, दैट इज मोर रैशनल रादर देन 0। सो समथिंग सिमिलर इज विद होटल्स ऑल्सो। सो आई थिंक दीज आर माइनर इरिटेंट्स, गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दैट, एंड आई थिंक गवर्नमेंट जो आने वाले वक्त में उस पर कदम भी उठाएगी। सो आई थिंक गवर्नमेंट अब काफी कंसर्न्ड है कि ग्रोथ जो पिछले 3-4 क्वार्टर से थोड़ी स्लो डाउन हो रही थी, आरबीआई ने भी प्रोएक्टिव कदम उठाए, गवर्नमेंट ने भी कदम उठाए, एंड वी एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ डिसीजंस में कैरी ऑन। सो आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक यहां से हमारे को डेफिनेटली एक अच्छा प्रोएक्टिव रिटर्न मार्केट से मिलना चाहिए, बजाय कि यहां पर स्टैग्नेशन और बनी रहे।
हाँ, हालांकि अनुराग जी के चेहरे को देख के मुझे लग रहा है कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जो यूएस वाले डिबेट में जो बात आई कि एक चीज़ और जिस पे हम लोग बहुत कम चर्चा करते हैं कि ट्रम्प टैरिफ से डायरेक्टली टैरिफ का कैलकुलेशन देख के तो बोलिए कि ठीक है बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो अनुराग जी भी कह रहे थे इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है जिस पे बहुत हम लोग चर्चा नहीं करते, वो ये कि जब रिलेशन खराब होते हैं ना तो यूएस की कंपनियां जब या फिर दूसरे देशों की कंपनियां जब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही थी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में, वो सारे इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक होल्ड पर रख दिया उन्होंने, लगा नहीं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो एक जो असर पड़ता वो बड़ा गहरा असर पड़ता, और थैंकफुली शायद अब वो असर नहीं पड़ेगा अगर जिस डायरेक्शन में हम लोग वापस से चल पड़े हैं। तो वो एक कंसर्न था। सुनील सुवर्णम साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ नहीं, मैं क्या है कि हमारी पूरी चर्चा ना बहुत नियर टर्म डिस्कशन के ऊपर चल गई है। आपका सवाल शुरुआत में कि क्या 2 साल में 10% बनेगा, हम अगले 2-3 महीने और अब जो हुआ है नॉमिनल जीडीपी उसकी बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम वही है। देखिए इसका नॉर्मल लाइन आप निकालिए ना कि क्या होगा कि जीएसटी कट का निर्मला जी का ट्वीट पढ़िए, हर कंपनी को वो ट्रैक करने वाले कि क्या वो पास ऑन कर रहे हैं कि नहीं। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी है कि उस जीएसटी कट का इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर दिखना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इलेक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो पहली चीज है, मेरे वो अनुराग जी से मैं काउंटर करूंगा कि गवर्नमेंट भी विल मेक एन एफर्ट टू एंश्योर कि इफ नॉट 18% ऑफ फुल इंश्योरेंस कंपनी, 12% विल गेट पास्ड ऑन, 6% इंश्योरेंस कंपनीज को किसी तरह मिलेगा। मगर मैं कहूंगा कि पासिंग ऑन, क्योंकि गवरमेंट बहुत क्लियर है, अनुराग जी आ रहा हूं, उन्होंने रियलाइज कि इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम कंजम्पशन का स्लोडाउन था, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ इनकम और के शेप्ड कंजम्पशन बढ़ रहा था। तो एक मेरा मानना है कि अल्टीमेटली कंजम्पशन बढ़ेगी और उसका रियल इंपैक्ट 2 साल के अंदर प्राइवेट कैपेक्स की रिवाइवल में दिखेगा। मेरे मन में 6-9 महीने के बाद आपको एक प्राइवेट सेक्टर का जो रिवाइवल आएगा कैपेक्स में, वही एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देगी इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो वो भूलना नहीं चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ पे और फिर वो आपके रिटर्न पे उसका। सेकेंड बात है कि उन्होंने कहा कि 8.8% नॉमिनल जीडीपी लेके चलेंगे, बट एट 9% नॉमिनल जीडीपी इंडिया स्टिल द फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोइंग कंट्री, मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मैं कह रहा हूं कि क्या कि एफआईएस ने थोड़ी और ज्यादा उसकी उम्मीद ली थी। अगर 1-2 साल आप नॉमिनल जीडीपी 9% का ले लिए तो वैल्यूएशन भी ठीक आ जाएगी। तो मैं 2 साल का टाइम अगर देंगे ना, तो मेरा मानना है कि ये सब जो नियर टर्म इश्यूज है उसको पार करके हम वापस ग्रोथ पाथ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये लो इन्फ्लेशन भी सस्टेनेबल नहीं है। जब कंजप्शन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई के इक्वेशन में इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, आशीष चतुर्मोता साहब बहुत देर से गंभीरता से सुन रहे हैं इस बातचीत को, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? लक्ष्मण जी, जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि कंजम्पशन का जो इफेक्ट है वो आपने इलेक्शन में भी देखने को नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो अभी सुब्रमण्यम साहब ने भी कहा कि इस बार कंपनीज इंश्योर कर रही है कि ये जो जीएसटी का बेनिफिट है ये पास ऑन हो, ये कंपनीज का बेनिफिट ना ले जाए, इसका बेनिफिट कंज्यूमर को देखने को नजर आएगा। अनुराग जी की बात में भी मैं मानता हूं बिल्कुल कि बहुत से कंसर्न भी इस समय पे, जैसे कि जीएसटी के नंबर्स में स्लो डाउन है, आप ये देखिए कि पीएमआई एक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये जो मेरा मानना है कि हम 6 महीने के रिटर्न को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, हमें ये देखना है कि गोइंग फॉरवर्ड बाजार क्या कर सकता है, और वहां पर पे जिसको हम कहते हैं कि आपकी जो इक्विटी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या वो प्योरली लार्ज कैप ओरिएंटेड होनी चाहिए, या लार्ज के साथ आपको कहीं ना कहीं थीमेटिक थीम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे हम काफी समय से एक बात करते हैं कि ईएमएस की थीम, तो ईएमएस की थीम क्योंकि वहां 35% की टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं एक्टिव फंड मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा अपने रिटर्न्स को इनहैंस करने के लिए। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, बाय एंड होल्ड करके उसको बैठ गए और पता चला थीम्स चेंज हो गई ओवरनाइट, तो आपके रिटर्न बहुत सब ऑप्टिमल हो सकते हैं, सब पार हो सकते हैं, और फिर आप बोलेंगे कि मार्केट ने रिटर्न नहीं जनरेट किया, जबकि मार्केट में रिटर्न बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिव फंड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम बहुत ज्यादा मैक्रोस के अलावा हम ये भी फोकस करते हैं कि कैसे एक्टिव फंड मैनेजमेंट के थ्रू रिटर्न्स को इनहैंस किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने कहा कि सिर्फ आप कुछ लेकर के बैठ जाइए और फिर कहिए कि हमें डबल डिजिट ग्रोथ मिला नहीं मिला, वो ऐसा काम चलेगा नहीं। आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो में रोटेशन कहते हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और एक्टिव रहना पड़ेगा। अनुराग सिंह साहब संक्षिप्त में अपनी बात को रखिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, फिर यहाँ पर 2 सवाल और बचे हुए हैं, उस पर मैं डिबेट को ले जाऊँगा। हाँ, नहीं क्विकली, आई थिंक देखिए सभी के व्यूज सही हैं, सिर्फ पर्सपेक्टिव में हम हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है कि
बिल्कुल। और तभी मार्केट पिछले एक साल से इन्वेस्टर्स को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए वन साइडेड स्टोरी नहीं है, स्टोरी के बोथ साइड्स होते हैं। एफआईआई और प्रोमोटर्स बेच भी रहे हैं, इन्वेस्टर्स खरीद भी रहे हैं, तो अपना अपना बैलेंस देखिए। देखिए जीएसटी पे लक्ष्मण जी मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैंने वो ट्वीट किया था एक वीडियो जिसमें आप ही के सिस्टर चैनल से सवाल पूछा गया कि इसका फिजिकल इम्पैक्ट कितना होगा। तो वो क्वेश्चन से एफएमबी थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखे और उन्होंने फिर सेक्रेटरी को क्वेश्चन किया, सेक्रेटरी को बोला कि आप आंसर कीजिए, और उन्होंने आंसर जो किया वो फिर वो उसको हिंदी में की सवाल को अंग्रेजी में घुमा गए। उन्होंने कहा कि देखिए ये रेवेन्यू लॉस की बात मत कीजिए, इट्स फिजिकल इम्पैक्ट इज 42,000 करोड़, 26 लाख का जीएसटी, और ये 2023-24 के कलेक्शन के हिसाब से है। तो 2023-24 में जो कलेक्शन जो सामान बिका था उसके बेसिस पे उन्होंने लगाया है कि नए रेट लगा के कलेक्शन 25.5 लाख 25.5 लाख करोड़ होगा rather than 26 लाख करोड़। इतना छोटा सा 2% का लॉस है। कहने का मतलब ये है लक्ष्मण जी कि ये इनपुट क्रेडिट का रैशनलाइजेशन बहुत कुछ है। तो उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रोसेस रिफॉर्म ज्यादा है, ये फिजिकल रिफॉर्म नहीं है ज्यादा कि मॉनेटरी कोई कंज्यूमर्स को फायदा मिले। तो ये नंबर सबके सामने है। आई डोंट नो व्हाई वी जस्ट डोंट वांट टू सी इट, राइट। ये सबके सामने खुले नंबर्स है, राइट। तो आई थिंक इसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और दैट्स व्हाई मार्केट में रिएक्शन नहीं आया। मार्केट अब देखिए हमेशा रैशनल होते हैं, मार्केट में रिएक्शन इसीलिए नहीं आया क्योंकि मार्केट सी थ्रू इट। बिल्कुल। दरअसल मैं ये सवाल लेकर आना भी चाहता था। हमारे शो का दूसरा सवाल यही था कि इतने बड़े रिफॉर्म के बावजूद मार्केट में उतनी बड़ी तेजी नहीं आई जितना बड़ा ये रिफॉर्म था। आखिर क्यों ऐसा हुआ, इस पे चर्चा करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं सुनील साहब आपके पास आऊँगा, आप इशारा भी कर रहे हैं, इस पर मैं चर्चा करूँगा। ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या बाजार मौजूदा हालात में डबल डिजिट रिटर्न देने की स्थिति में है कि नहीं है। डबल डिजिट मतलब 10% प्लस रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे पैनलिस्ट के पास हम लोग ब्रेक पे पहले थे तो कई सारे व्यूज़ निकल कर सामने आए। तो ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल जो उठाया अनुराग सिंह साहब ने वो ये कि जीएसटी जैसे बड़े रिफॉर्म होने के बावजूद मार्केट ने उतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, उसके पीछे इन्होंने अपनी दलील दी। लेकिन मेरा ये सवाल अभी बना हुआ है क्योंकि उस दलील से हो सकता है हमारे कई पैनलिस्ट सहमत ना हो कि जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म जिसकी मांग लंबे समय से चली आ रही थी, उसके बावजूद मार्केट ने उस तरह से सलामी नहीं दी। तो क्या हम आने वाले दिनों में इस रिटर्न का इम्पैक्ट देखेंगे बाजार में? कभी एक समय आएगा कि पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, बाजार एक बेहतर रिटर्न देगा। सुनील स्वर्णम साहब, आपसे शुरू करता हूं। नहीं, मैं कह रहा था कि आप सब कह रहे हैं कि मार्केट में कुछ इम्पैक्ट नहीं आया जीएसटी रिफॉर्म का, क्योंकि हमने उम्मीदें बहुत ज्यादा। मेरा कहना था कि जितना बड़ा रिफॉर्म था उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। अरे मगर सेक्टर्स में जहां पे जीएसटी का इम्पैक्ट है उधर देखिए ना, ऑटो का 1 मंथ का रिटर्न 12% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 7% है। देखिए को कहां पे इम्पैक्ट है वहां पे दिखता है। और नेचुरली क्या चीज है मैं बताऊं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ही चला रहे हैं मार्केट को, उनको सेक्टर रोटेशन करना पड़ रहा है। बिकॉज पिछले 5 महीने में उन्होंने 3 लाख करोड़ से ज्यादा खरीदारी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उनके पास भी अभी अगर कंजम्पशन या ऑटो खरीदना था तो किसी और को बेचना था, तो बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग करके इधर बेचा। तो इसलिए मार्केट में रिटर्न नहीं आया, मगर जो सेक्टर है उसके इंपैक्ट दिख रहे हैं कि क्लियर कट एक कंजम्पशन का जो स्टोरी को बूस्ट कर रही है जीएसटी, वहां उस स्टॉक्स में तो था। और इसका सेकंड फेज होगा कैपिटल गुड्स में। क्यों मैं कह रहा हूं ना, ये कंजम्पशन के बढ़त के बाद स्पेशली एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ही आपको देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को एक ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड कैपेक्स को एक छलांग लगेगा। तो उन सेक्टर्स में जहां पे इसका इंपैक्ट होगा उसमें जरूर मार्केट में रिएक्शन होगा। मगर निफ्टी 50 में लीजिए 38% फाइनेंशियल्स है, 11% आईटी है और 8% खाली रिलायंस है। तो 60% खाली ये 3 है। ये इसका किसी का जीएसटी का कोई इंपैक्ट उतना नहीं था ना। तो इसलिए मार्केट को अगर निफ्टी के हिसाब से आप देखें तो नेचुरली उसका रिएक्शन नहीं होगा, सेक्टर स्पेसिफिक तो हुआ है। तो मेरा वही कहना था कि ओवरऑल मार्केट के रिटर्न को प्रेडिक्ट करने में जीएसटी का इंपैक्ट कंजम्पशन प्लस प्राइवेट कैपेक्स पे ही होगा और वही सेक्टर्स आपको आउट परफॉर्म करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स।
तो इसलिए मार्केट की रिटर्न हालांकि 10% होगी, क्योंकि इन सेक्टर्स में मेरे ख्याल में इससे भी बेहतर रिटर्न आ सकती है, मगर किसी और सेक्टर में नरमी आ सकती है इसके कारण, बिकॉज एंड ऑफ द डे कैपिटल एक लिमिटेड पूल है, अनलेस एफआईआई तो कुल मिला के जबरदस्ती से आप वापस ये आए। सुनील साहब ये सुनील साहब आपकी बातों को अगर मैं एक लाइन में कहूं तो जीएसटी रिफॉर्म का इम्पैक्ट बाजार पे दिखा है, जितना बड़ा रिफॉर्म था उतना बड़ा इम्पैक्ट दिखा है, लेकिन जिस सेक्टर के लिए था उस सेक्टर पर रिटर्न दिखा है। आप जीएसटी जैसे बड़े रिफॉर्म को पूरे मार्केट के हिसाब से नहीं देखिए, क्योंकि वहां पे अलग अलग सेक्टर थे, पैसा वहां से लेके यहां पे लाया गया है। इस पर अनुराग सिंह से भी सवाल पूछूंगा, लेकिन पंकज जैन साहब, आपको क्या लगता है कि जीएसटी का जितना इम्पैक्ट दिखना चाहिए था बाजार पे दिख गया, और अब लॉन्ग टर्म में देखेंगे क्या होता है? नहीं, आई थिंक जो जीएसटी का पूरा या आने वाले वक्त में किस तरह इफेक्ट होगा, आई थिंक वो अनफोल्ड होगा। इट्स टू अर्ली टू से कि इसका इफेक्ट पूरा हो गया या आगे कितना उसका और इफेक्ट आएगा, क्योंकि आने वाले 3 से 6 महीने ये बताएंगे कि कितना इफेक्ट खाली टॉप लाइन पे आया, कितना इफेक्ट उसका पर्कुलेट होके बॉटम लाइन पे आया, कितना कंजम्पशन है। सो आई थिंक थिंग्स विल अनफोल्ड। जो एक सबसे बड़ा कारण जो हैगा अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूस एफआई सेलिंग। हमारे को नहीं भूलना चाहिए पिछले 1 साल में या पिछले 12 से 14 महीने में 3 लाख करोड़ के आसपास की या समथिंग प्लस माइनस एफआई की जो कॉन्टिन्यूस सेलिंग चल रही है, उसके भी कई एक लॉजिकल कारण है। आई थिंक स्लोनेस ऑफ आवर इकोनॉमी, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा कारण है। जो बाकी जो मार्केट्स हैंगे समथिंग लाइक जापानीज निकाई या चाइनीज मार्केट हुई, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट तो अपने एक सीरियस अपने एक मोमेंटम पे चलती जा रही है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई कंसर्न ही नहीं है। सो बाकी मेजर मार्केट्स में इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं एफआईज को, आई थिंक दे हैव बीन सेलिंग इंडिया एंड गेटिंग इनटू द अदर मार्केट्स। रुपए की डेप्रिसिएशन एक और रीजन है। एक और जो ट्रिगर जो था उसका मुझे नहीं लगता कि कोई है कि जो कैपिटल मार्केट पे जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टैक्सेशन गवर्नमेंट ने पिछले बजट में बढ़ाई थी, आई थिंक उसके बाद भी हमने देखा था आउटफ्लो बढ़ गया। तो वेदर देयर कुड बी सम रीथिंकिंग ऑन दैट, आई डोंट नो। सो ये 3-4 कारण हैंगे जो कि मार्केट को रोके हुए हैं, एंड इसमें कहीं भी किसी भी कारण से एफआई का एक थोड़ा सा भी एक यू टर्न आता है या कंसिस्टेंट थमा भी आता है सेलिंग में, तो आई थिंक मार्केट्स को टेक अ वेरी डिसेंट पॉजिटिव वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था मार्केट। सो ये सवाल पंकज जैन साहब मैं फिर से आपसे पूछूं। दरअसल ये मुद्दा जो है ये कई लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर एफआई जा रहे हैं, उसके लॉजिक सबके पास है कि यूएस में उनको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है, करेंसी फ्लक्चुएशन का डर नहीं है, बाकी मार्केट सस्ते मिल रहे हैं, तो भारत के पास वापस आने की कोई तात्कालिक वजह दिख रही है क्या? ऐसा तो होगा कि नहीं, भारत के मार्केट और सस्ते हैं तब आएंगे, क्योंकि यूएस में बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर लगाएंगे। तो भारत आएंगे, इसके पीछे कोई वजह तो होगी। कब आएंगे, कब वो वजह बनेगी, किस वजह से हम इंतजार करें? देखो लक्ष्मण जी, इमीडिएट टर्म में अगर हम बात महीने 2 महीने की बात करें तो आप बिल्कुल सही हैं। आई थिंक कोई नियर टर्म में ऐसा नहीं लग रहा कि एफआई इमीडिएटली अपने आप को यू टर्न क्यों करेंगे। बट जिस तरह से सिस्टम मूव कर रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज मूव कर रही हैं, एंड रिवर्सल ऑफ ट्रम्प टैरिफ कुड बी वन ऑफ द कैटलिस्ट, वन ऑफ द ट्रिगर फॉर दैट। सो आई थिंक देयर आर मेनी ट्रिगर्स, मेनी कैटलिस्ट इन वेटिंग, जिनमें से कोई भी अगर एक्टिवेट होता है, सो दैट कुड क्रिएट सम काइंड ऑफ अ यू टर्न इन एफआई सेलिंग। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे नहीं मालूम कि वो यू टर्न या वो ट्रिगर क्या होगा, बट देयर आर सम ट्रिगर्स इन वेटिंग, एंड वंस दैट हैपेंस आई थिंक वी आर इन फॉर गुड टाइम्स इन आवर मार्केट। आशीष चतुर्वेदी साहब, एफआईज वापस लौटेंगे, आऊंगा सुनील साहब आपके पास आता हूं, एक बार आशीष जी को जोड़ लेता हूं कि कोई फैक्टर जो लगता है कि यू टर्न करने के लिए मजबूर करे एफआईज को या फिर अट्रैक्ट करे? नहीं तो मेक थिंग्स लाइटर लक्ष्मण भाई, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तो मेरा कहना है कि ये जो डिबेट है ये तो आप शायद 1 साल पहले भी करते तो इसी डिस्कशन पे होता कि एफआईआईज कब आएंगे, और ये डिस्कशन शायद आप 2 साल पहले करते तब भी यही डिस्कशन होता कि एफआईआईज कब आएंगे। और इंपॉर्टेंट बात है कि जब एफआईआईज नहीं थे तब भी बाजार ने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिए। अभी कुछ डेवलपमेंट्स है जो बहुत फेवरेबल नहीं है, इसके लिए बाजार कंसोलिडेशन फेज में है, और बाजार का नेचर है कि बाजार
बुल मार्केट होगा, बियर मार्केट होगा और कंसोलिडेशन होगा। ये कोई नई चीज नहीं, ये एक पार्ट एंड पार्सल है। जब आप देख रहे हैं कि 25 के पीई मल्टीपल पे मिड कैप ट्रेड कर रहा है, 27 के पीई मल्टीपल पे स्मॉल कैप ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 50 भी आपके 20 फॉरवर्ड पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 5 ईयर एवरेज है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन की जो एक डिस्कंफर्ट है वो बाजार को रोक रही है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हम बात नहीं की, कि देखिए प्रमोटर्स बेच रहे हैं, क्यूआईपी आ रहा है, कैपिटल मार्केट एक्टिविटी बहुत ज्यादा बनी हुई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, तो इसको एब्जॉर्ब करने की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो है डीआई का तो वो बन रहा है, बट वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से डिमांड नहीं नहीं क्रिएट हो पा रही है, उसकी वजह से मार्केट की डाउनसाइड जरूर रुक पा रही है डीआई के सपोर्ट की वजह से, बट नई इंक्रीमेंटल बाइंग की ताकत नहीं बन पा रही है। और मुझे लगता है कि वही एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। उसके ट्रिगर्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। उसका ट्रिगर हो सकता है कि आप देखें जीसेक यील्ड्स या यूएस की यील्ड्स जो है उनमें फर्क आए, उसकी बात हमें देखने को नजर आए। तो ये ट्रंप के टैरिफ के रिवर्सल के बाद आए, तो ये ट्रिगर्स कौन से बनेंगे ये तो देखने की बात है, बट डेफिनेटली इस समय पे ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन बाजार बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये जो ट्रंप टैरिफ के जो रिवर्सल की बात हम लोग कर रहे हैं, ये इंडिकेशन को अभी तक बाजार ने फैक्टर इन नहीं किया है, मान के चलूं क्या, और जब ये वाकई में कुछ ठोस दिखेगा, डील साइन हो जाएगी या फिर डील साइन होता हुआ दिखेगा, तब एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सुनील साहब? नहीं, जरूर मैं मानता हूं कि एफआईएस के लिए आज के दिन में सबसे बड़ा चीज यही है कि यूएस की टैरिफ, और ये नहीं कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ असर अभी आएगा। जैसे अनुराग जी कह रहे थे, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडिया विदाउट अमेरिका नामुमकिन है, क्योंकि 30% वर्ल्ड का जीडीपी अमेरिका के हाथ में है। हम उनकी 90,000 की पर कैपिटा जीडीपी है, हम 3,000 से कम है। तो हमें उस मार्केट को सर्विस करना है और हमारी फ्यूचर ग्रोथ उसी में है। इसलिए मेरा मानना है कि ये टैरिफ की जो एक नेगेटिव हवा थी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण वैल्यूएशंस के अलावा थी एफआईएस का वापसी न होने में। और जैसे ही कुछ उधर राहत दिखती है तो जरूर वापस आएंगे। मगर मेरा एक काउंटर सवाल अनुराग जी से है, पूछ सकता हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, मैं तो चाहता हूं कि आप पूछें। हाँ, तो यह है कि मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, रॉयटर्स का पोल देखा मैंने, मार्क मोबियस को सुना, क्रिस वुड को सुना, ये सब इंडिया के बारे में पॉजिटिव है और कह रहे हैं कि 10-12% तो रिटर्न इंडिया से बनेगा। तो क्या ये लोग खाली हमारे सेल साइड ब्रोकर्स होने के कारण कुछ लोग बीटअप कर रहे हैं इंडिया को और असलियत को नहीं बता रहे हैं? क्या फिर या इसमें क्या है गलत चीज? क्योंकि पॉजिटिव खबरें आती रही है और गोल्डमैन सैक्स ने भी कुछ कहा कि बुलिश सिनेरियो में 1 लाख सेंसेक्स नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है। तो क्या है, व्हाट इज दिस दैट वी आर मिसिंग हियर अनुराग जी, जो ये लोग दिग्गज है वो कह रहे हैं? सुनील जी देखिए, हम तो हमेशा पोजीशनिंग देखते हैं यहाँ पर। जैसे कई बार गोल्डमैन सैक्स कुछ कह देता है और इंडिया बड़ा खुश हो जाता है। देखिए गोल्डमैन सैक्स ने ये कहा विदाउट रियलाइजिंग कि वो गोल्डमैन सैक्स के वो लोग कह रहे हैं जो कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट में कुछ पोजीशन लेके बैठे थे। उनका स्टैंड इज एज पॉलिटिकल एज एनीबडी। सेम विद मूडीज, समटाइम्स जो वो कुछ कह देते हैं, राइट? तो वो नाम भी मैं उनके लेना नहीं चाहता क्योंकि बट एवरीबडी नोज इट हियर, राइट? तो सिमिलरली क्रिस वुड एंड मार्क मोबियस, उनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी आपको। आप वो इंडियन मार्केट में वो जिस मर्जी मार्केट की तारीफ कर दे, दे आर ट्रेडर्स, दे कैन क्विकली चेंज देयर स्टैंड्स द मोमेंट देयर पोजीशन चेंजेस। तो मैं उन नामों की रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनके ओपिनियन को उतना सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो ट्रेडर्स हैं, दे कैन चेंज देयर पोजीशन, राइट? जिस हिसाब से वो पोजीशनड है। कलेक्टिव विजडम देखनी पड़ेगी। देखिए हमें किसी से सीखने की क्या जरूरत है कि क्या वैल्यूएशन है। हमें दिख रहा है मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा है, हमें इंडिया का मल्टीपल पता है, हमें ग्रोथ पता है और हमें अर्निंग्स पता है इंडिया की। उसके हिसाब से आप तीनों लगा लीजिए कॉम्बिनेशन के, ये तो महंगा ही है। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके बताया कि तकरीबन डिकेड की जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है अबाउट इन्वेस्टर्स को अबाउट 10% रखनी चाहिए, 9 to 10%। उसके और बहुत सारे रीजंस हैं, कभी और चर्चा कर लेंगे। देखिए एफडीआई एफआईआई देखिए ये चलता रहेगा। आई वुड से आप इन्वेस्टर्स को अपना देखना चाहिए। हर बार कोई ना कोई सेलर तो रहेगा, तो इन्वेस्टर को अपना देखना चाहिए कि कब खरीद रहे हैं। पर इस समय जो भी कोई खरीद रहा है, बहुत बम्पर रिटर्न्स इस लेवल से नहीं बनेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड विश के मार्केट्स करेक्ट वेरी स्ट्रांगली।
करेक्ट करेंगे, एफआई बेचना भी बंद कर देंगे, प्रोमोटर सेलिंग भी बंद हो जाएगी, आईपीओज भी बंद हो जाएंगे। वो बेनिफिशियल है इन्वेस्टर के लिए, वर्सेस आज का सिनेरियो जहां पर आपसे समझदार लोग बेच रहे हैं। वो सिनेरियो ठीक नहीं होता रिटेल के लिए कभी भी, राइट? तो ये मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है दैट ऑल द वाइज पीपल आर नाउ सेलिंग एंड ऑल द रिटेल हु जस्ट गोज ऑन द मार्केट वो खरीद रहे हैं। दैट्स नॉट अ राइट इक्वेशन लक्ष्मण जी। हालांकि जिन एजेंसियों के नाम आपने लिए और जिनके पोजीशनिंग की बात की, हम लोग तो उसको कंफर्म नहीं कह सकते हैं, आपकी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है और आप उस आधार पे बोल रहे होंगे। पंकज जैन साहब कुछ बोल रहे हैं। नहीं, सॉरी लक्ष्मण जी, मैं एजेंसी इटसेल्फ को नहीं कह रहा, लेकिन एजेंसी में अगर कोई पर्सन बोलते हैं तो मैं वो पर्सन नोन है कि ये पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेट के लिए काम करते थे, ऑफिशियली काम करते थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ का ये बड़ी ब्यूटी है यूएस की। यहाँ पे एक दिन आप गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहे हैं, अगले दिन आप गवर्नमेंट में ट्रेजरी सेक्रेटरी बन गए, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। इट इज लाइक एक्सपेक्ट करना कि हमारी निर्मला मैडम जो है एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन अगले बार वो कोई मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक हेड कर रही है। ये ऐसा ही है यहाँ पर, लेकिन तो वी हैव टू सी इट लाइक दैट। मैं सोचा कि थोड़ा सा इस चीज को तो थोड़ा सा मुझे इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए ऑडियंस के लिए। जैसे आप चिदम, करेक्ट। पंकज जैन साहब बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। पंकज जैन साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अच्छा लक्ष्मण जी, मैं 2-3 टिप्पणी करना चाह रहा था। जी, जो जी, अभी जी। हमारे रिस्पेक्टेड कलीग्स बात कर रहे थे। एक तो मैं इस बात को मैं भी बिल्कुल बाय आउट नहीं करता कि कोई हमारी मार्केट्स के अगेंस्ट या हमारे देश के अगेंस्ट कोई मुहिम है। आई थिंक मनी हैज नो कलर, मनी हैज नो कास्ट। पैसा, जहां पर पैसा बनेगा वहां पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जाएगा। आई थिंक एंड दैट इज द थीम आई थिंक व्हाट एफआईज हैव बीन फॉलोइंग। बिल्कुल मैं कई बातों से अनुराग जी की सहमत भी हूं। हमारी वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो गई थी, हमारे रिजल्ट्स पिछले कुछ एक क्वार्टर्स के अच्छे नहीं आए हैं। सो आई थिंक दैट हैज बीन, और बाकी मार्केट्स में भी किसी भी कारण से बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे थे। आई थिंक जब वो चीज ठीक होगी तो मनी वुड रिटर्न। उसके अलावा एक और चीज मैं बहुत ऐड करना चाहता हूं, जो अभी आशीष भाई भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, एक्टिव मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। कौन से एक्टिव सेक्टर्स है, कौन से परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, वन विल हैव टू स्टे विद दैट। और उसके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या तो आपके पास अच्छा फंड मैनेजर होना चाहिए या आपके पास अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो हम सारी बातें कर रहे हैं कि दिस में हैपन, ये कैटलिस्ट बन जाए, क्या कैटलिस्ट बने, एग्जैक्ट फॉर्मेट माइक्रो मैनेजमेंट में किसी को भी नहीं मालूम। नोबडी कैन टाइम द मार्केट, नोबडी कैन टाइम द कैटलिस्ट, नोबडी कैन टाइम द इवेंट। बट जो चीज अभी हमारे को रिसेंटली जो सीखने को मिली, जो कि हम पहले भी देते हैं, सो समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड विद ओरेकल स्टॉक इन यूएस। एक दिन में 35 से 40% वो स्क्रिप्ट बढ़ा, वेरी लार्ज स्क्रिप्ट, लार्ज कैपिटल बेस वाला स्क्रिप्ट एक दिन में बढ़ा। So for that, for you to make money for that kind of event, you have to stay invested. अगर आप मार्केट में अच्छी तरह इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, अच्छी तरह का मतलब मैं नहीं कि ओवर इन्वेस्टेड रहेंगे, जितनी भी अपनी ताकत है, अच्छे सेक्टर्स में, रेलेवेंट सेक्टर्स में एक्टिव मैनेजमेंट करके यू हैव टू स्टे इन द मार्केट। और वो दिन कब आ जाए, वो वीक कब आ जाए, वो महीना कब आ जाए अगले कुछ एक दिनों में, यू नेवर नो। So you have to stay in the market, you have to stay in the relevant sectors, and I think it's just round the corner we could make some handsome returns. हाँ, बिल्कुल। जो आपने एक जो बात कही, मैं उसी से सवाल लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि शो का समय अब खत्म हो रहा है। आशीष चतुर्वेदी साहब, अभी के तारीख में एक्टिव सेक्टर कौन से हैं? क्योंकि जीएसटी के बाद हमने देखा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी सेक्टर, ये सब तो काफी हद तक चल पड़े। अगर अभी कोई मार्केट में एंटर करना चाहे तो सेक्टर के हिसाब से कौन सा आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है? जी, तो देखिए, कंजम्पशन एक महीना चलने को कंजम्पशन रैली नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आपने देखा कि 2020 में केपेक्स साइकिल चली, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल चली, तो 5 साल रिटर्न बने। तो ये कंजम्पशन की शुरुआत है, और कंजम्पशन ने पिछले 5 सालों से रिटर्न नहीं दिया है। तो कंजम्पशन को मैं जरूर मैं कहूंगा कि एफएमसीजी में शायद वैसे रिटर्न ना बने, बट कंजम्पशन में अब कंजम्पशन पैटर्न बदल चुका है। चाहे आप होटल इंडस्ट्री देखिए, चाहे एविएशन इंडस्ट्री देखिए, चाहे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए, या ईएमएस को भी आप देखें, तो वो पार्ट ऑफ कंजम्पशन है। न्यू एज की जो कंपनीज है वो कंजम्पशन का पार्ट है, तो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये थीम हमें काफी अच्छी लगती है। उसके बाद हमें सीडीएमओ स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लगता है फार्मा के अंदर में, जहां हमें लगता है कि ग्रोथ जो है वो फार्मा सेक्टर से डबल जो ग्रोथ है वो सीडीएमओ के अंदर में होती हुई नजर आएगी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस हमें नजर आता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि कैपिटल मार्केट्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो भले ही निफ्टी का 35% जो है इंडेक्स वो फाइनेंशियल सर्विसेज का है, बट मुझे लगता है जो उसमें जो एक्टिव मैनेजमेंट करेगा तो कैपिटल मार्केट की थीम बढ़िया बेहतरीन करेगी, क्योंकि अगर से एमसी बिजनेस ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे प्रॉक्सी प्ले बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो ये कुछ थीम्स है जो मुझे लगता है काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है।
सुनील सुवर्णम साहब, एक आखिरी सवाल, आईटी सेक्टर, आपने देखा कंपनी की तरफ से बायबैक किया गया और यूएस के इस सिचुएशन को भी आप देख रहे हैं, आईटी सेक्टर को कैसे अभी आप एसेस कर रहे हैं? देखिए, आपका मेरा पसंदीदा सेक्टर है? हाँ, पसंदीदा सेक्टर है और मेरा फंडामेंटल थीसिस मैंने पहले ही बता दिया कि मैं एफआईएस की वापसी अगले 2 साल में देख रहा हूँ, और जब वो आएंगे तो आईटी उनके लिए डेफिनेटली फेवरेबल होगी, और क्योंकि टैरिफ के खिलाफ भी रुपये की वीकनिंग होगी, वो आईटी के लिए पॉजिटिव है। अगर यूएस में रेट कट होगा तो वो बीएफएसआई सेक्टर यूएस में पॉजिटिव है। सो 60% ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स बीएफएसआई सेक्टर को जाते हैं, आईटी की एंड यूजर इंडस्ट्री में बता रहा हूं। तो मेरा मानना है कि आईटी में थोड़ी ओवर करेक्शन, ओवरसोल्ड टेरिटरी है, तो एक बाउंस बैक होगा, तो धीरे धीरे होगा, जैसे क्योंकि एफआई की वापसी इंपॉर्टेंट चीज है उधर, और ये 1 महीने में देखिए 4% का थोड़ा बाउंस बैक हुआ है। तो मैं अपना बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी आईटी में रखूंगा, मगर जैसे कहा आईटी ना, में रखेंगे। 10% का आपने ओवरऑल मार्केट रखा है, तो उसको तो जरूर आईटी बीट करेगी 2 साल में, वो कॉन्फिडेंस तो मेरा बिल्कुल है। वो कॉन्फिडेंस है। चलिए, उम्मीद करेंगे कॉन्फिडेंस बना रहा है और ये ऐसा दिखे भी लोगों को रिटर्न में, चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है। बहुत दिलचस्प चर्चा आप लोगों के साथ हुई, आप लोगों ने समय निकाला हमारे लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।